ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शो के साथ होती है जो कि एक सर्जन है। अभी वो अपनी पेशेंट की सर्जरी करके जैसी फ्री होती है तो उसे पता लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत सारी कॉल की है और वो गुस्से में उसे मैसेज करके चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पेशेंट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बर्थडे। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर पहुँचो। फिर शू अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेकर जल्दी से क्लब पहुँचती है और हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जियांग यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है और वो साथ में एक लड़की को हक भी करके रखा होता है। तो जियांग का फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा और दूसरी लड़की को अपने साथ रखेगा तो शू ये देखकर उससे ब्रेकअप कर लेगी। तो जियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती है, वो अपनी फैमिली की नाजायज़ बेटी है और मेरे अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। शू ये सुन लेती है तो उसे बहुत ही शौक लगता है और फिर वो जैसे यहाँ पर आती है तो जियांग तो उसे बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम कितनी लेट आई हो, अभी मुझसे माफ़ी मांगो। तो शू से माफ़ी नहीं मांगती और वो गुस्से में जाने लगती है तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम मेरा बर्थडे छोड़कर कैसे जा सकती हो। शू कहती है कि हाँ अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारा बर्थडे है। फिर वो उसका गिफ्ट उसे फेंक कर देती है और फ्लावर से उसके मुंह पे मारती है और उसे कह देती है कि मैं तुम्हें डंप कर रही हूँ और ये कहकर वो बहुत ही कूल तरीके से यहाँ से उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। और फिर शू यहाँ पर स्लिप होकर गिरने वाली होती है। इतने में हमारा मेन लीड दुआन यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी आइज़ कितनी रेड हो गई है, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, तो क्यों ना एक नया बॉयफ्रेंड खरीद लो। तो फिर शू यहाँ पर उसे किस करने लगती है, तभी उसे बताता है कि ये लगता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ रहा है। तो शू कहती है कि मैं उसे देखना नहीं चाहती हूँ। दुआन कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ और फिर वो उसे यहाँ होटल रूम में ले आता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। पर तभी शू जल्दी से उसे खींच के रोकती है और कहती है कि यहाँ से मत जाओ। फिर दुआन यहाँ पर शू को किस करने लगता है और दोनों ही साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ही उठते हैं तो दुआन अपना शर्ट पहन रहा होता है और शू उसे देखते के साथ ही शॉक रह जाती है और पहचान लेती है। और फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं शू जिस स्कूल में पढ़ रही होती है वहाँ पर दुआन ट्रांसफ़र होकर आता है और सभी लड़कियाँ उसे देखकर बातें कर रही होती है कि वो एक बुली स्टूडेंट है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और दुआन शू से कहता है कि मैं तुम्हें याद हूँ। शू तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि आखिर मैं दुआन के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकती हूँ। फिर ये सोचती है कि हाँ मुझे याद आया, इसका तो ग्रेजुएशन वाले दिन एक्सीडेंट हो गया था ना। फिर ये उसे पूछती है कि क्या सच में तुम दुआन हो, तो वो हाँ बोलता है और मन में सोचता है कि मैं शू को अब मुझसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। फिर इतने में यहाँ पर शू को उसकी मॉम की कॉल आती है और शू की मॉम उसे कॉल पर चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम जियांग के साथ झगड़ा कैसे कर सकती हो, अब भी जाकर उससे माफ़ी मांगो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो फिर शू कह देती है अपनी मॉम से कि मॉम मैंने उससे ब्रेकअप कर ली हूँ और मैं उसे कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। फिर इतने में दुआन शू को ऑफर देने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वो शॉक होती है और दुआन उसे बताने लगता है कि बात ऐसी है कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरी वाइफ बनना चाहती है, लेकिन मैं कोई बिजनेस मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों का शादी करना बेस्ट रहेगा। तो फिर शू कहती है कि लेकिन मैं तो बस एक नाजायज़ बेटी हूँ। तो जियांग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और न मेरी फैमिली को इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम सबसे बेस्ट हो। शू को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो दुआन को तुरंत ही कहती है कि फिर हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कब चल रहे हैं। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा के अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। दुआन और शू उससे पूछती है कि क्या हमने सच में शादी कर ली। तो ये कहता है कि ऑफकोर्स अब हम दोनों लीगली मैरिड है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये याद रखो कि अब हम लोग कपल है, हम लोग हक करेंगे, किस करेंगे, लेकिन हाँ मैं कोई भी चीज़ तुम्हें फोर्सली नहीं करवाऊंगा और तुम्हारे हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगा। फिर शू यहाँ दुआन को हस्बैंड कहती है तो वो भी खुश होता है और उसे कहता है कि अब जब तुम पूरी तरीके से रेडी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए ग्रैंड वेडिंग रखूंगा। फिर शू दुआन को इस बारे में बता देती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इमरजेंसी के टाइम पर मुझे काम पर जाना होता है तो मैं बिजी रहूँगी। तो इस पर दुआन उसकी तारीफ़ करता है कि डॉक्टर सबसे बेस्ट होते हैं और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ और तुम्हारी पूरी हेल्प भी करने वाला हूँ। तो शू सोचती है कि रिस्पेक्ट मिलने पर कितनी खुशी मिलती है। फिर दुआन शू और अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देता है। तो शू ये देखकर सोचती है कि लगता है वो अपनी फैमिली को अनाउंस कर रहा है। फिर वो भी उससे फ़ोटो मांगती है और वो भी पोस्ट कर देती है। फिर हम यहाँ पर दुआन की ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि अचानक से दुआन का ये पोस्ट देख लेती है और मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो देखकर वो शॉक होती है कि क्या ये मेरा ही ग्रैंडसन है। फिर वो जल्दी से इस बारे में दुआन के मॉम डैड को बताती है कि देख लो हमारा 1000 साल पुराना बैचलर अब शादी कर चुका है, कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। तो फिर दुआन के मॉम डैड भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और ग्रैंडमा जल्दी से हाउसकीपर को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के आने के लिए अरेंजमेंट वगैरह करने का बोलती है। फिर दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो शू को याद कर रहा होता है और सोचता है कि उसने अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं करी।
फिर इतने में यहाँ पर इसकी मॉम और वही लड़की आ जाती है जिसको इसकी मॉम ने शादी करने के लिए चुनी है। यहाँ पर जियांग की मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, क्या तुम अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो? देखो वो बस एक नाजायज़ बेटी है और उसे शादी करके हमारी फैमिली को कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसे भूल जाओ और चुपचाप से कंपनी पर ध्यान दो और अपनी फियांसी पर। तो फिर जियांग को अपनी मॉम की बात माननी, तो जियांग अपनी मॉम को हाँ ही बोलता है और उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि दुआन शू को लेकर बाहर रेस्टोरेंट में लंच करने गया होता है और तभी इतने में यहाँ पर जियांग का फ्रेंड इन दोनों को दूर से देखता है और वो तुरंत ही जियांग को कॉल करके इस बारे में बताने लगता है कि तुझे पता है आज मैंने किसे देखा? दुआन को। वो अब्रॉड से वापस आ गया है और उसकी शादी भी हो गई है और वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग डरने लगता है कि क्या अभी भी वो शू में इंटरेस्टेड होगा। तो फिर ये अपने फ्रेंड से पूछता है कि दुआन ने किससे शादी करा है। तभी दुआन यहाँ पर शू को वेडिंग रिंग गिफ्ट कर रहा होता है और उसके हाथ में पहना देता है। तो कहती है कि क्या तुम ही वो मिस्टीरियस बंदे हो जिसने इस रिंग को ऑक्शन में खरीदा था, वो भी बहुत ही महंगे प्राइस में? तो वो हाँ बोलता है और कहता है कि मुझे पता था कि ये तुम्हें पसंद आएगी, तुम्हें ब्लू कलर पसंद है। तभी यहाँ पर दुआन का फ्रेंड उसे इस बारे में बताता है कि मैंने उस लड़की को देखा तो नहीं हूँ, लेकिन वो पीछे से बिल्कुल शू की तरह दिख रही है। रुक मैं पास जाकर उसकी फ़ोटो लेकर तुझे दिखाता हूँ। और फिर वो पास जाकर इन लोग की फ़ोटो लेने की कोशिश करता है और तभी इतने में दुआन शू के पास जाकर उसकी लिप साफ़ कर रहा होता है। तो जियांग का फ्रेंड शू को देख ही नहीं पाता और उसे मैसेज करके कहता है कि मैंने उस लड़की का फेस तो देख नहीं पाया हूँ, लेकिन ये शू थोड़ी ना होगी, वो एक नाजायज़ बेटी है और दुआन तो इतनी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, वो लोग ऐसी लड़की को थोड़ी ना एक्सेप्ट करेंगे। तो इस बात को सुनकर जियांग को खुशी मिलती है, पर फिर जैसे ही वो अपने फ्रेंड के भेजे हुए वीडियो को देखता है तो फिर वो शू को पीछे से देख के डरने लगता है कि ये बिल्कुल शू की तरह कैसे दिख रही है। और फिर ये अपने आप को समझाने लगता है कि नहीं, वो शू हो ही नहीं सकती है। फिर ये अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ अब भी हॉस्पिटल चलो, मुझे शू से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि दुआन और शू साथ में हॉस्पिटल आ जाते हैं और शू से थैंक यू बोलने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ तक छोड़े, अभी थोड़ी देर में मेरी सर्जरी है। तो दुआन कहता है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी हुई ना, हस्बैंड होने के नाते अपनी वाइफ को सपोर्ट करना। हाँ लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने हस्बैंड को रिवॉर्ड दे सकती हो। तो फिर शूज़ के गाल पर किस कर लेती है और फिर उसे बाय करके अपने काम के लिए चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग भागते हुए यहाँ हॉस्पिटल पहुँचता है और फिर वो यहाँ दुआन को देखकर कहता है कि अरे वाह तुम मुझे यहीं पर मिल गए। और फिर वो उसे वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो दुआन से बताता है कि मेरी वाइफ इसी हॉस्पिटल में काम करती है, तो मैं उसे यहाँ छोड़ने आया था। तो ये सुनकर जियांग और डरने लगता है कि शू भी तो यहीं पर ही काम करती है। फिर वो इससे टॉन्ट सुनाने लगता है कि तुमने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली है जो कि एक डॉक्टर की जॉब करती है, इनकी तो सैलरी भी ज़्यादा नहीं होती और ये लोग बस दिन भर काम भी लगे रहते हैं। तो फिर दुआन भी उसे अच्छे से जवाब देता है और कहता है कि डॉक्टर सबसे बेस्ट जॉब है और मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी वाइफ एक डॉक्टर है और मैं उसे अपना पूरा सपोर्ट दूंगा। ऐसा बोलकर दुआन यहाँ से चला जाता है और जियांग डरने लगता है कि कहीं सच में उसकी वाइफ शू ना हो। फिर ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके तुरंत ही उसे रेड कलर के फ्लावर्स ऑर्डर करने के लिए बोलता है और उसे जाकर शू को देने के लिए बोलता है कि शू को रेड फ्लावर पसंद है। तो वो खुश होकर उसके पास वापस आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि शू जैसी अपनी सर्जरी से फ्री होती है तो यहाँ पर दुआन का असिस्टेंट उसे लाकर फ्लावर दे रहा होता है, पर शू नहीं लेती और कहती है कि जाकर अपने बॉस को बता देना कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो दोबारा मुझे परेशान ना करे। ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर असिस्टेंट जब वापस आने के बाद जियांग को इस बारे में बताता है तो जियांग तो शॉक रह जाता है कि शू की शादी कैसे हो सकती है, वो पक्का झूठ बोल रही है। फिर इसकी मॉम की अरेंज की हुई वो फियांसी चाओ भी यहाँ पर आ जाती है और पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि मिस शू की सच में शादी हो गई है क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने भी बताया था कि उन्होंने पोस्ट करी थी। तो जियांग कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर उससे पोस्ट करी होती तो मैंने भी देखा होता, पक्का ये सब झूठ है, वो जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि मैं जेलस हो जाऊँ। और फिर जियांग शू को मैसेज करने लगता है, पर जैसे ये मैसेज सेंड करता है तो इसे पता लगता है कि उसने इसे ऑलरेडी ब्लॉक कर चुकी है। ये काफ़ी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू अपना काम करके हॉस्पिटल से जब बाहर निकलती है तो वो इसे कुछ जोक कर रहा होता है तो शू स्माइल करने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर शू की मॉम पहुँच जाती है और उसे चिल्लाती है कि तुम ऐसे टाइम पर स्माइल कैसे कर रही हो, मैंने तुम्हें जियांग के पास जाकर उसे माफ़ी मांगने के लिए बोली थी ना, तो तुम यहाँ पर अभी भी क्या कर रही हो। शू कहती है कि मॉम उसने मुझे चीट करा है तो मैं उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर इसकी मॉम इसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। तो शू कहती है कि आखिर आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं, कोई मॉम आखिर अपनी बेटी को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती है। फिर शू की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम्हें तो मेरी वजह से इतना अच्छा चांस मिल रहा है, नहीं तो
जियांग जितना अच्छा लड़का तुम जैसी लड़की को मिल ही नहीं सकता था, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बुरा थोड़ी ना सोचूंगी। तो शू फिर से कह देती है कि आप चाहे जो कह लो, मैं उसके पास वापस नहीं जाने वाली, मैंने ऑलरेडी उसे ब्रेकअप भी कर चुकी हूँ। ये सुनते के साथ ही शू की मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाकर समझाने लगती है कि आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो। अगर तुम चुपचाप से जियांग जैसे रिच बंदे के साथ शादी कर लोगी तो फिर हम दोनों की लाइफ आसान हो जाएगी और तुम्हारे डैड मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर तुम एक नाजायज़ बेटी नहीं कहलाओगी। तो जू मना कर देती है कि आप इस तरीके से जीना चाहती होंगी, पर मुझे ऐसे नहीं जीना है, और वो यहाँ से जाने लगती है। तो शू की मॉम से काफ़ी सारी बातें सुनाती है, पर शू ने इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है और वो काफ़ी अपसेट होती है। इतने में यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और इसका हाथ पकड़ते हुए उसे बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ गया। फिर दोनों ही कार से जा रहे होते हैं और शू को अपसेट देखकर दुआन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर ये बताती है कि मेरी मॉम मुझसे मिलने आई थी और वो मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं जाकर जियांग से माफ़ी मांगूँ और उससे शादी करूँ। तो फिर दुआन कहता है कि तुमने अपनी मॉम को बताई क्यों नहीं कि वो कितना बुरा है और वो तुम्हें चीट कर रहा था, ऐसे बंदे के साथ कोई नहीं रह सकता। शू कहती है कि मैंने उन्हें सब बताई और वो तभी भी नहीं मान रही थी, तो मैंने उनको बोली कि वो इतना ही अच्छा है तो वही उनसे शादी कर ले। तो इस बात पर दुआन भी हंसने लगता है और कहता है कि तुमने एकदम सही बोली, और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो जैसे ही यहाँ पर दुआन और फिर वो कहता है कि देखो तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। फिर शू देखती है कि उसने उसके लिए मिल्क लेकर आया है, तो वो बहुत खुश होती है और याद करती है कि जब वो लोग छोटे थे और जब शू को कोई बुली करता था तो दुआन ही था जो उसे प्रोटेक्ट किया करता था और वो तभी भी उससे ऐसे मिल्क ला कर देता था। ये बहुत ही खुश होती है कि उसे अभी भी याद है। फिर शू दुआन के साथ उसके खरीदे हुए नए घर पे आ जाती है और पूछती है कि तुमने जानबूझ के मेरे हॉस्पिटल के आसपास में घर खरीदा ना, ताकि मुझे काम पर जाने के लिए आसानी हो। तो फिर ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। शू कहती है कि लेकिन ये कितना एक्सपेंसिव होगा। दुआन कहता है कि मेरी वाइफ के आगे कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। और फिर दुआन यहाँ पर शू के लिए जल्दी से फ्रूट कट के लिए लेकर आता है और इसे खिलाने भी लगता है। शू कहती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना, तो इतना सब मत करो। तो फिर ये कहता है कि अब से तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगी क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ है। और फिर वो जल्दी से शावर लेने के लिए चला जाता है। तभी शू को उसकी फ्रेंड मैसेज करके बताने लगती है कि तुम्हारा वो साइकोपाथ एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। मैंने उसे बोली भी कि तुम यहाँ पर नहीं हो, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा था कि मैं तुम्हारा एड्रेस बता दूं, पर मैंने उसे नहीं बताई। फिर इतने में शू को दुआन की आवाज़ आती है, वो इसे अपना नाइट ड्रेस लाने के लिए बोलता है। तो वो उसे देने जाती है और कहती है कि तुम टॉवेल में हो, तुमने ये जानबूझ के किया ना। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो तुम मुझे देख ही सकती हो। तो शू उसे ऐसे देखकर बहुत ही शाय फील करती है और जल्दी से उसका ड्रेस देखकर बाहर भाग जाती है। पर फिर दुआन यहाँ पर आकर शू को पीछे से हक करता है और फिर उससे बातें करने लगता है और उसे इस बारे में बताता है कि अब हम दोनों की शादी हो गई है, तो मेरी फैमिली तुम्हें देखना चाहते हैं, तो मैं कल तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर चलूँगा। शू कहती है कि ऑफ कोर्स, और वो पूछती है कि लेकिन मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारी फैमिली कहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी तो, और वो लोग को मैं पसंद नहीं आऊँगी तो दुआन कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरी फैमिली को तुम बहुत ही अच्छी लगोगी, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, और खास करके मेरी ग्रैंड माँ, उन्हें तो तुम पहले ही बहुत पसंद आ चुकी हो। और फिर वो यहाँ पर शू के क्लोज होने लगता है, तो वो जल्दी से शावर लेने के लिए चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो दुआन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे बाल सुखाने में हेल्प करता हूँ। और फिर वो उसे इस बारे में पूछता है कि ये फ्लावर का तुमने फ्रेम क्यों बनाई हुई हो। तो फिर ये बताने लगती है कि ये मुझे स्कूल ट्राई में मिला था, इस फ्लावर को किसी ने एक्सीडेंटली मेरे डेस्क पर गिरा दिया था, तो मैंने इसे अपने पास रख ली। वैसे तो तुम जानते हो कि मेरी मॉम मेरे साथ किस तरीके से रहती थी, तो मुझे कभी किसी ने फ्लावर तो दिया नहीं, लेकिन ये मेरा पहला फ्लावर था जो मुझे मिला था, तो इस वजह से मैंने इसे बहुत ही संभाल के रखी हूँ। दुआन ये सुनकर खुश होता है क्योंकि ये फ्लावर असल में वही उसे देने के लिए गया था। फिर वैसे कहता है कि अगर उस बंदे को पता लगेगा जिसका ये फ्लावर था कि तुमने इसका इतना अच्छे से ख्याल रखी हो तो कितना खुश होगा। और फिर यहाँ पर शू का हाथ दुआन को टच हो रहा होता है, तो फिर दुआन कहने लगता है कि लगता है तुम मुझे टच करने में बहुत ही इंटरेस्टेड हो। तो ये जल्दी से अपना हाथ उठा लेती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो दुआन कहता है तो दुआन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी बॉडी में बहुत ही इंटरेस्टेड हो, तो तुम मुझे टच कर सकती हो। पर शू तो बहुत ज़्यादा शाय होती है और वो जल्दी से लेट जाती है और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। पर ये फिर भी उसे सेड्यूस करे जाता है और कहता है कि तुम सच में मुझे टच कर सकती हो। फिर दोनों यहाँ किस करने लगते हैं, पर फिर दुआन रुक जाता है और कहता है कि जब तक तुम पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू और दुआन के घर पे जाने के लिए निकलते हैं। तभी शू से पहले क्वेश्चन करती है कि अगर तुम्हारी फैमिली मुझे इस बारे में पूछेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे और हमारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं उन्हें क्या बोलूँगी। तो दुआन कहता है ये बहुत ही सिंपल है, तुम उन्हें ये बताना कि मैं वन साइडेड तुम पर क्रश रखता था और फिर फाइनली मैंने तुम्हें जीत लिया। शू कहती है कि फिर तो तुम्हारी फैमिली तुरंत समझ जाएगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आखिर तुम्हारा किसी के ऊपर वन साइडेड क्रश कैसे हो सकता है। तो दुआन कहता है कि अगर मेरा सच में किसी के ऊपर वन साइडेड क्रश हुआ तो फिर। तो शू कहती है कि लेकिन मेरे और जियांग के रिलेशन के बारे में तुम्हारी फैमिली को भी तो पता लग गया होगा, इसका हम लोग क्या बोलेंगे। दुआन कहता है कि इसका इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर डाल देना कि मैंने तुम्हें उससे छीन लिया। फिर हम दुआन के मॉम डैड और उसकी ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि अच्छे से तैयार होकर शू से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। फिर हाउसकीपर बता देता है कि वो लोग अंदर आ गए। फिर जैसे यहाँ पर शू और दुआन घर पर आते हैं तो
तो शू इन लोग को देखकर सोचती है कि अच्छा, तो रिच फैमिली का स्टाइल ऐसा होता है। और अपनी फैमिली का ऐसा गेटअप देखकर दुआन काफ़ी शॉक होता है कि इन लोग का क्या चल रहा है। फिर शू तो दुआन के मॉम डैड को अंकल आंटी बोलते हुए हेलो कर रही होती है। तो ग्रैंडमा जल्दी से कहती है कि तुम अंकल आंटी क्यों कह रही हो, तुम्हें मॉम डैड कहना चाहिए और मुझे ग्रैंडमा। फिर दुआन की मॉम तो जल्दी से शू को हक करने लगती है और बहुत ही खुश हो रही होती है। और फिर मॉम डैड और ग्रैंडमा मिलकर शू के इतना पीछे पड़े होते हैं कि दुआन जल्दी से शू को पकड़ लेता है और कहता है कि आप तो मेरी वाइफ को डरा ही देंगे। और फिर मॉम और ग्रैंडमा मिलकर शू के साथ बैठकर उसे बहुत सारी बातें करने लगते हैं और उसे दुआन की बुराई करते हैं। दुआन कहता है कि आप लोग मेरी मॉम और मेरी ग्रैंडमा है ना। तो मॉम कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो, पर फिर भी दुआन नहीं मानता और जल्दी से शू के पास जाके बैठ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को मैं बहुत ही पसंद हूँ और मेरी वाइफ को मेरा सब कुछ पसंद है, मेरा हैंडसम फेस भी। और वो जल्दी से शू का हाथ लेकर अपने फेस को टच कराने लगता है कि वाइफ मेरा हैंडसम फेस को टच करो। फिर इन लोग ऐसे देखकर दुआन के मॉम डैड और ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और फिर ग्रैंडमा तो जल्दी से शू का नंबर भी ले लेती है और फिर उसे बहुत सारा गिफ्ट देने लगती है। तो शू मना करने लगती है कि मैं इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। तो दुआन कहता है कि मेरी ग्रैंडमा दे रही है ना, तो ले लो। फिर फैमिली से मिलने के बाद दुआन और शू बाहर आ जाते हैं और दुआन की मॉम और ग्रैंडमा तो शू को छोड़ना ही नहीं चाह रही होती हैं, पर फिर वो उसको अच्छे से अपना ख्याल रखने के लिए बोलती हैं। फिर जैसे ही लोग कार में बैठते हैं तभी इतने में दुआन का डॉग भागकर बाहर आ जाता है। तो शू से देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर ये लोग उस डॉग को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं और शू कहने लगती है कि यानी ये डॉग को तुमने अडॉप्ट करे थे। फिर शू याद करते हुए उसे बताने लगती है कि ये डॉग कैसे उन लोग को हाई स्कूल टाइम पर मिला था और इस वक्त शू को उस पर बहुत ही तरस आ रही थी कि इस डॉग को वो अडॉप्ट तो करना चाहती है पर उसकी मॉम मानेगी नहीं। तो फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शू दुआन से बहुत ही खुश होती है और फिर उसे किस करने लगती है और दुआन यहाँ पर डॉग की आंखें बंद कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू अपने हॉस्पिटल जाकर अपने कलीग और फ्रेंड्स वगैरह को अपनी शादी का गिफ्ट बांट रही होती है और वो सभी बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर शू का मिस्टीरियस हस्बैंड है कौन। फिर इसके बाद शू जब अपना काम कर रही होती है तो दुआन उसे मैसेज करके अपनी फ़ोटो सेंड कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर शू उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोल देती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ और वो उसे एक अपने छोटे बच्चे पेशेंट से मिलवाती है जो कि बीमार है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। दुआन यहाँ पर आकर उस बच्चे से काफ़ी बातें करता है और उसे फ्रेंडशिप कर लेता है। फिर शू और दुआन घर पे आ जाते हैं और शू दुआन को उसी बच्चे के बारे में बताने लगती है कि वो उसका पहला पेशेंट था और उसे कैंसर की बीमारी है, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है और वो बच्चा ऑर्फन है, इसलिए शू को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। लेकिन शू यहाँ दुआन को बताती है कि एक बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है जो कि उस बच्चे का ट्रीटमेंट का पैसा दे रहा है। सच में वो कितना अच्छा बंदा होगा जिसे इस ऑर्फन बच्चे पे तरस आई, नहीं तो यहाँ अपने खुद के लोग भी किसी पे तरस नहीं खाते। और तुम्हें पता है वो सीक्रेट बंदा इतना अच्छा है, उसने कभी अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करा और वो हमेशा उसे गिफ्ट भी देता है और गिफ्ट के साथ साइन भी। और फिर वो इसे फ़ोटो दिखा रही होती है तो दुआन कहता है कि क्या पता वो तुम्हारे लिए देता होगा। तो शू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये दुआन ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि शू ने आज तक उसका साइन समझ ही नहीं पाई। फिर हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और बताता है कि शू के हस्बैंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और पता ही नहीं चल रहा है कि उसने किस बंदे से शादी करी है। तो जियांग को बहुत गुस्सा आ रही होती है कि वो बस एक ऑर्डिनरी बंदा होगा तो आखिर मैं उसके बारे में पता क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, जब आपको पता लग गया है कि मिस शू की शादी हो गई है तो आप उस बंदे के बारे में क्यों पता लगाना चाहते हैं। तो जियांग गुस्से में कहता है कि मुझे यकीन नहीं है, ये झूठ है, उसकी शादी हो ही नहीं सकती है। वो आखिर मुझे इतने टाइम से चेस कर रही थी, वो ऐसे कैसे किसी और से शादी करेगी। तभी इतने में असिस्टेंट को कॉल आती है और वो इसे बताता है कि बॉस, उस बंदे के बारे में पता लग गया है, वो अभी मिस शू के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया हुआ है। तो जियांग अपने असिस्टेंट को वहाँ लेके जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुआन और शू यहाँ पर उसी बच्चे को लेकर अम्यूजमेंट पार्क में आए होते हैं और वो लोग उसके साथ अलग अलग झूले पे बैठते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। और फिर जियांग भी यहाँ पार्क में पहुँच जाता है और उन लोग को ढूंढने लगता है। असिस्टेंट बताता है कि वो लोग ज़रूर रोलर कोस्टर के लिए गए हैं। तभी इतने में यहाँ पर जियांग की फियांसी भी आई होती है और वो शू का मजाक उड़ाने लगती है। तो शू भी उसे अच्छे से जवाब देती है तो भी हार नहीं मानती और फिर शू से कहने लग जाती है कि तुमने ये बंदा ढूंढ लिया अपने लिए, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दुआन कहता है कि तुम्हारे वो चीटर जियांग से तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। और फिर शू और दुआन मिलकर इस लड़की का मजाक उड़ा के यहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर जियांग रोलर कोस्टर पे बैठने के बाद बाहर आता है और उसकी हालत पूरी ख़राब हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि दुआन उस बच्चे को लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आ जाता है और फिर वो उसे इंकरेज कर रहा होता है कि उसे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए और पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो ठीक हो जाएगा। तो फिर उस बच्चे का भी माइंड फ्रेश हो जाता है और ये देखकर शू बहुत ही खुश होती है। और फिर इस बच्चे से मिलने के बाद शू और दुआन जब बाहर निकलते हैं तो दुआन शू से कहता है कि मैं जाता हूँ कार रेडी करने, तुम यहाँ मेरा वेट करो।
और फिर यहाँ हॉस्पिटल में शू की मॉम आ जाती है और फिर वो उसे उसी बात पर ही लड़ने लग जाती है और उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। तभी इतने में यहाँ पर जल्दी से दुआन पहुँच जाता है और वो शू को प्रोटेक्ट करने लगता है और फिर उसकी हाथ की केयर करने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लग गई। तो ये देखकर शू को बहुत ही खुशी मिलती है। पर फिर शू की मॉम दुआन को चिल्लाने लगती है कि वो इनके बीच में क्यों आ रहा है। तो दुआन उन्हें बता देता है कि मैं शू का लीगल हस्बैंड हूँ, इसलिए आप मेरी वाइफ को मेरे सामने इस तरीके से बुली नहीं कर सकती हैं। और अपनी फैमिली का नाम इन्हें बताता है। तो शू की मॉम पूछती है कि क्या तुम वो रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हो। तो फिर वो तो बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम तो मेरे सन इन लॉ हो और अब तो हम लोग फैमिली हुए ना। और फिर वो शू को चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, फिर तो मैं तुरंत ही रेडी हो जाती। और फिर शू की मॉम दुआन से कहती है कि ये लड़की भी ना बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, अगर ये कभी तुम्हारी बात ना सुने ना तो तुम मुझे बताना, फिर मैं इसे सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर दुआन गुस्सा हो जाता है और उन्हें चिल्लाता है कि क्या किसी मॉम को ऐसा कहना चाहिए अपनी बेटी के लिए। शू बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और वो सबसे बेस्ट डॉक्टर भी है और मेरी नज़रों में उससे बेस्ट और कोई और नहीं है और मैं उसके बारे में आपके मुँह से ऐसा कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। और आप कैसी मॉम है, अपनी बेटी को एक ऐसे चीटर के पास भेज रही थी जो कि उसे कितने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा था। तो फिर शू की मॉम उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हें मुझे समझना चाहिए, मैं पहली बार मॉम बन रही हूँ। तो फिर दुआन कहता है कि ये भी तो पहली बार आपकी बेटी बन रही है ना, तो क्या ये सब ये डिजर्व करती है कि आप इस तरीके से ट्रीट करो। अब मैं शू को बिल्कुल भी सफ़र होने नहीं दे सकता हूँ। तभी शू दुआन से कहती है कि मुझे घर चलना है। तो फिर दुआन यहाँ पर शू की मॉम को धमकी दे देता है कि अगर आपने दोबारा से शू को परेशान किया तो फिर मेरी फैमिली से बुरा आपके लिए कोई और नहीं होगा। और वो यहाँ से चला जाता है। फिर तो यहाँ पर शू की मॉम को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि शिट, मैंने इतनी रिचेस्ट फैमिली से पंगा ले ली। फिर शू और दुआन यहाँ कार में आके बैठते हैं और दुआन शू से कहता है कि तुम किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करना, मैं हूँ तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो उसकी सीट बेल्ट लगाकर उसके गाल पे किस करता है। फिर घर आने के बाद दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही दुआन शू को बिना डिस्टर्ब किए अपनी कंपनी आ जाता है और यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर अब वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाता है और सभी शेयर होल्डर से कहता है कि मैं एक गुड न्यूज़ अनाउंस करना चाहता हूँ। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि ऐसी कौन सी बात है। फिर वो सभी को बता देता है कि मेरी शादी हो गई है और अपनी शादी का गिफ्ट उन लोगों को देता है। तो सभी लोग तो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि मिस्टर दुआन ने शादी कर लिया। दुआन तो बहुत ही खुशी खुशी अपनी वाइफ की तारीफ़ें बताने लगता है कि वो बहुत ही क्यूट है, एंजल है। फिर सभी लोग वेडिंग कैंडी लेकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और तभी इतने में यहाँ पर दुआन को शू की कॉल आ जाती है। तो फिर वो बात करते हुए जानने लगता है कि वाइफ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दुआन अपनी मीटिंग में सभी को प्रोजेक्ट के बारे में जब एक्सप्लेन कर रहा होता है तभी शू यहाँ उससे मिलने पहुँच जाती है और उसे देखकर सोचने लगती है कि वो काम करते वक्त कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है। फिर जैसे ही वो उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है तो वो दुआन उसे देख लेता है और फिर वो जल्दी से भाग लेती है। फिर दुआन तुरंत ही अपनी मीटिंग को यहीं पर ही क्लोज करके जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है और शू को पीछे से हग करता है और वो शू से कहता है कि तुम मेरी सीक्रेटली फ़ोटोज़ ले रही थी। तो वो शू कहती है कि इसमें क्या गलत है, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो फिर वो तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। फिर शू दुआन को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और वो उसे नेकलेस निकाल कर दिखाती है। तो दुआन कहता है कि मुझे बहुत ही पसंद आया। फिर शू उसे तुरंत ही पहना देती है और फिर दुआन जल्दी से उसके लैप पर लेट जाता है। फिर शू से पूछती है कि अगर उस रात मेरी जगह तुम्हारे पास कोई और लड़की होती जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड करे होते तो क्या आज मेरी जगह वो होती। दुआन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी किसी भी लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लूँगा। शुरू से ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर गया था और मेरी वाइफ की पोजीशन सिर्फ तुम्हारे लिए थी और वो तुम्हारी ही रहेगी। शू ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और फिर दुआन कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चलता हूँ। और फिर दुआन शू को लेकर अपने तीनों फ्रेंड्स से मिलवाता है जो कि शू को देखते के साथ ही उसे सिस्टर इन लॉ बोलने लगते हैं और फिर वो सभी मिलकर इन लोग को हैप्पी वेडिंग विश करने लगते हैं। और दुआन उन लोग से कहता है कि तुम लोग मेरी वाइफ को डराओ मत। तभी वो लोग भारी भारी अपना फेस दिखाकर पूछते हैं कि सिस्टर इन लॉ आपने हमें पहचाना कि नहीं। तो शू उन लोग को पहचान लेती है और कहती है और हंसने लगती है कि तुम लोग सही में पहले की तरह ही अभी भी कैसे दिख रहे हो। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाई स्कूल टाइम पर भी दुआन शू को चेस करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ उसे इम्प्रेस करने के लिए निकला था, पर तभी वहाँ पर ऑफिसर आ गए थे और दुआन के सारे फ्रेंड भाग गए थे उसको अकेला छोड़कर। फिर यहाँ पर शू और दुआन मिलकर दुआन के तीनों फ्रेंड से पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं और दुआन के फ्रेंड शू को इस बारे में बताते हैं कि स्कूल टाइम में एक लड़का था ना जो कि उसकी सीक्रेटली फ़ोटोज़ ले रहा था। उसकी स्कूल छोड़ने के बाद वो भी ट्रांसफ़र लेकर कहीं और स्कूल चला गया था कि उस लड़के की वजह से वो शॉर्ट ड्रेस पहनना बंद कर दी थी और बहुत ही डरी हुई रहती थी और तभी तो उसने स्कूल चेंज करी थी। तो ये खुश होती है कि यानी मेरे जाने के बाद वो भी चला गया था। तो फिर यहाँ पर दुआन के फ्रेंड्स इसे बताते हैं कि दुआन ने उस लड़के को खूब मारा था और तुम्हारी वो सारी फ़ोटोज़ को भी डिलीट करवाया था और इस वजह से ही दुआन को भी स्कूल से निकाल दिया गया था और फिर वो भी ट्रांसफ़र होकर तुम्हारे स्कूल में गया था। शू ये सब जानने के बाद काफ़ी शौक होती है और दुआन को जल्दी से लेकर साइड में जाती है और उसे इस बारे में पूछती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। दुआन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में पता चले, तो तुम फिर से वही मैटर को याद करो और तुम्हें नाइटमेयर आए।
तो शू यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि दुआन ने उसे उस टाइम पर भी प्रोटेक्ट किया था, और फिर दोनों ही हक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर दुआन के फ्रेंड्स इन लोगों को बुलाते हैं कि आओ बैठ के डिनर करो। फिर हम देखते हैं कि दुआन ड्रिंक करने के बाद ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा होता है, और उसके फ्रेंड भी मिलकर शू को कह रहे होते हैं कि सच में दुआन तो कितनी जल्दी ड्रंक हो जाता है। फिर दुआन शू से किस मांगने लगता है, और तभी इतने में शू को किसी की कॉल आ जाती है। तो वो कॉल रिसीव करती है, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि जियांग की होती है। और वो कहने लगता है कि देखा, तुम्हें मेरा कॉल उठा ही नहीं, तुम मेरे ही कॉल का इंतजार कर रही थी ना। तभी दुआन शू को वाइफ कहने लगता है, और कॉल पर जियांग की सुन लेता है। तो फिर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम किसके साथ हो। देखो शू, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ और ये सब नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है और तुम मुझे बस गुस्सा दिलाने के लिए सब कर रही हो। तो शू से चिल्लाती है कि तुम बस एक एक्स हो, समझे, और तुम अब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हो, इसलिए दोबारा से मुझे परेशान करना बंद कर देना। और हाँ, मेरे हस्बैंड के भी पीछे नहीं पड़ना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर दुआन भी बहुत ही खुश हो रहा होता है और उसके फ्रेंड भी। तो भी यहाँ पर जियांग नहीं मानता और शू से कहता है कि देखो, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। तो शू कहती है कि मेरा भी पेशेंस लिमिटेड है, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो मैं एक नाजायज़ बेटी लग रही थी ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हुआ, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है जब मैं तुम्हारी केयर नहीं कर रही। तो देखो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ कि अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, इसलिए से ये चीप हरकतें करना बंद कर दो, दोबारा मुझे परेशान नहीं करना। तो फिर जियांग, और ऐसा बोलकर वो कॉल कट करने वाली होती है। तो जियांग कहता है कि तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि वही कर रही हूँ जो एक हस्बैंड और वाइफ करते हैं। ऐसा बोलकर वो दुआन के गाल पे किस करते हुए इसका कॉल कट कर दी है। फिर जियांग बहुत ही परेशान होने लगता है और बार बार उसे कॉल करने लगता है। इसे ऐसे देखकर विवेक को गुस्सा आती है कि मैं इसे इतना पसंद करती हूँ पर ये मुझे देखता तक नहीं है और अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। फिर ये जाकर उसे शांत करने लगती है। तो जियांग उल्टा इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम चुप ही बैठो, मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। फिर असिस्टेंट यहाँ पर इसे शू का लोकेशन पता करके बता देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुआन शू की तारीफें करने लगता है कि तुमने कितना अच्छा से उस चीटर से लड़ी और उसको काफ़ी बातें सुनाई, तुम बहुत ही बेस्ट हो। और फिर दुआन यहाँ पर शू को इंसिस्ट करने लगता है कि वो उसे किस करे। तो फिर शू मान जाती है और दुआन को किस करने लगती है। और इन दोनों को ऐसे पैशनेटली किस करते हुए देखकर दुआन के फ्रेंड्स तो देखते रह जाते हैं। और फिर जैसे ही दुआन और शू को ख्याल आता है कि ये लोग देख रहे हैं, तो शू जल्दी से दुआन को दूर करती है। और फिर तीनों फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, तुम लोग चाहो तो हम लोग दूसरी तरफ फेस कर लेते हैं या फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो शू कहती है कि नहीं, और वो दुआन को कहती है कि चलो एक्टिंग मत करो और होश में आओ। तो फिर दुआन के फ्रेंड्स उसका साथ देने लगते हैं कि वो सच में बहुत ही ड्रंक हो गया है, ये उसका फर्स्ट टाइम है कि उसने इतनी ड्रिंक किया, नहीं तो वो कभी ड्रिंक नहीं करता। ऐसा वो लोग बस उसके इशारा करने पर झूठ कह रहे होते हैं। दुआन कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आता हूँ। फिर दुआन के यहाँ से जाते ही यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और वो जल्दी से शू को पकड़ के यहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है। तो दुआन के फ्रेंड जल्दी से उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो फिर जियांग गुस्से में पूछता है कि शू, आखिर इनमें से वो लड़का कौन है जो कि तुम्हारे साथ था, जिसकी मैंने आवाज़ सुना था। शू कहती है कि अब बस करो, मैंने बोली थी ना कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि तुमने मुझे चीट करे थे, इसलिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। फिर जियांग आगे बढ़ने लगता है तो जल्दी से दुआन के फ्रेंड शू के सामने खड़े हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और कह देते हैं कि तुम जो भी हो निकलो यहाँ से, हमारे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला। तो जियांग को बहुत ही गुस्सा आती है और वो यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इन लोग को हटाओ। तो शू कहती है कि तुम शांति से बात को मान क्यों नहीं चाहते हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो ये कहता है कि तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो या तो फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेके चलूँगा, तुम्हारे पास और ऑप्शन नहीं है। फिर जियांग के गार्ड्स इन लोग को मारने लगते हैं तो दुआन के फ्रेंड्स भी गार्ड से अच्छे से फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर जियांग शू के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे यहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ टाइम पर दुआन पहुँच जाता है और उसे चिल्लाता है। फिर दुआन और जियांग दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और दुआन इसे कहता है कि तुम आखिर मेरी वाइफ को कैसे हाथ लगा सकते हो। तो ये सुनने के बाद जियांग तो शॉक रह जाता है और शू से कहता है कि तुम मुझे बताओ, ये झूठ कह रहा है ना, तुम इसकी वाइफ नहीं हो सकती। तो शू से कहती है कि होश में आ जाओ, सच यही है। तो भी जियांग नहीं मानता और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी ना और मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। देखो तुम कितनी अमीर हो जाओगी मुझसे शादी करने के बाद, तुम्हें मेरी वाइफ की पोजीशन मिलेगी और तुम यही चाहती थी ना, तो एक्टिंग करना बंद करो। शू गुस्से में से थप्पड़ लगाती है और से चिल्लाती है कि क्या तुमने मुझे क्या अपना खिलौना समझा हुआ है, जिसे जब चाहे फेंक दो और जिसे जब चाहे वापस छीनो। तुम ही पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अब क्या हुआ। तो फिर जियांग से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगा, मैं पक्का बदल जाऊँगा। तो शू से चिल्लाती है और कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि तुम एक डॉग हो जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसा बोलकर फिर वो दुआन का हाथ पकड़ के उसे दिखा रही होती है और दुआन के फ्रेंड भी यहाँ पर फिर जियांग का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ, अगली बार से तो हम लोग डोर क्लोज करके रखेंगे कि कहीं कोई डॉग यहाँ अंदर ना घुसाए। फिर जैसे ही दुआन शू को यहाँ से लेके जाने लगता है तो फिर से जियांग इन लोग को रोकता है
शू कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा, तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहे हो। ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है। और फिर जियांग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला कि मैंने उसका मजाक उड़ाया था। फिर वो उसे खुद ही याद आ जाता है कि उस दिन बर्थडे पार्टी वाले दिन वो अपने फ्रेंड से कैसे कह रहा था कि वो उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती है, क्योंकि वो बस एक नाजायज़ लड़की है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सब याद कर लेता है और सोचता है कि यानी उस दिन उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी, फिर तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाली है। और फिर शू दुआन और उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर आ जाती है और तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि वो तो हमें दुआन ने रोक लिया, नहीं तो हम उन सभी को छोड़ते नहीं। और फिर जैसे ये लोग स्मोक करने के लिए जा रहे होते हैं तो दुआन उन लोग को रोकता है। फिर वो लोग कहते हैं कि सॉरी हम लोग भूल गए थे कि सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर है। शू कहती है कि नहीं, तुम लोग स्मोक कर सकते हो। तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं, ये दुआन का ऑर्डर है सिस्टर इन लॉ, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। फिर शू तो बहुत ही खुश हो रही होती है और फिर वो और दुआन फिर से यहाँ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो तीनों फ्रेंड्स बैठकर सोच रहे होते हैं कि ये दोनों फिर अपना रोमांस यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दुआन शू को उठा रहा होता है और फिर वो जब अच्छे से रेडी हो जाती है तो दुआन तो शू को देखते ही रह जाता है और वो उसे बताती है कि आज मैं तुम्हारे लिए रेडी हुई हूँ। तो फिर वो बहुत ही नर्वस होने लगता है और फिर उसे हॉस्पिटल तक छोड़ देता है। और तभी यहाँ हॉस्पिटल में जियांग शू से मिलने आता है और उसे कहता है कि मेरी बात सुनो। और फिर जैसे ही वो उसे इस ड्रेस में देखता है तो कहता है कि ये कलर सच में तुम पे सूट कर रहा है। शू कहती है कि क्या तुम्हें बातें समझ नहीं आती है, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, अब मैं मैरिड हूँ। तो फिर ये कहता है कि मैं नहीं मान सकता, देखो वो दुआन इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, वो तुम्हें एक दिन छोड़ देगा, इसलिए तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम मुझे इतने सालों से चेज कर रही थी, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। शू कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बहुत ही बड़े जोक बन चुके हो, तुम अच्छी तरीके से जानते थे मैं तुम्हें इतने सालों से चेज कर रही थी, इतना तुम्हें पसंद करती थी, पर तुमने मुझे किस तरीके से ट्रीट किया और अब तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो मुझे बहुत ही फ़नी लग रहा है। ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। शू कहती है कि तुम कितने बेकार हो ना, मेरे ही सामने तुम किसी और लड़की को किस कर रहे थे और अब यहाँ पर खुद ही विक्टिम बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। जियांग कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम लोग वापस से सब शुरू करते हैं और इस बार मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से रहूँगा। शू नहीं मान रही होती है तो फिर जियांग उसे याद दिलाने लगता है कि तुम याद करो कि बचपन में कैसे मैंने तुम्हें बचाया था और जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें लॉक कर दी थी तो तुम मरने वाली थी। शू कहती है कि मुझे वो अच्छी तरीके से याद है, इसलिए तो मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना उसकी वजह से मैं वापस तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। तो ये कहता है कि तुम मुझ पे चीटिंग का इल्ज़ाम तो लगा रही हो, लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने खुद मुझे चीट करी हो, समझी, और अब मेरे सामने अच्छी बन रही हो। तो शू इसे थप्पड़ लगाती है और फिर इससे पीछे छुड़ाकर जाने लगती है तो भी ये मान नहीं रहा होता है। पर तभी यहाँ पर दुआन आ जाता है और वो तुरंत ही इसे रोकने लगता है। और फिर दुआन जब जियांग को चिल्लाता है तो जियांग शू से कहने लगता है कि देखो इसका बिहेवियर, ये बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है और ये तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा। तो फिर दुआन कहता है कि लगता है तुम्हारा जो एक थप्पड़ इसे अभी भी होश में नहीं लाया है, तो मुझे इसे एक और देना पड़ेगा। फिर दुआन जियांग को एक और पंच मारता है और उससे चिल्लाता है कि तुम अब तक शू को किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे और उसे कितनी बातें सुना रहे थे। और फिर वही सारे टॉन्ट मार कर इसे पंच मार के नीचे गिरा देता है। और फिर शू के पास जाकर उसे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो। तभी जियांग वापस से खड़ा हो जाता है और शू से कहने लगता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो दुआन कहता है कि लगता है इसे अभी भी होश नहीं आया है, वाइफ अब तुम्हें इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो शू कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। और फिर वो तुरंत ही दुआन को अपने पास करके उसे किस करने लगती है। और फिर किस करने के बाद शू जियांग को बताने लगती है कि मैं तुम्हें इससे फिर से मिलवा देती हूँ, कि ये मेरा लवर है और मेरा हस्बैंड भी। फिर दुआन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें इससे मिलवाता हूँ, ये मेरी वाइफ है और एक्सीलेंट सर्जियन भी, जिससे तुम पहले मिलना चाहते थे। तुमने तो इसे चेरिश नहीं करा, लेकिन मैं शू को अच्छे से चेरिश करना जानता हूँ और मैं इसका ख्याल रख लूँगा। ऐसा बोलकर वो शू को लेके जाने लगता है और फिर वो रुकता है और कहता है कि वैसे तुम अभी क्या झूठ कह रहे थे कि तुमने शू की जान बचाई हो, कितना बड़ा झूठ है ये। और फिर दुआन शू को बचपन के बारे में बताता है कि जब वो रूम में लॉक थी तो दुआन वहाँ पर आया था उसे बचाने के लिए और उसने पत्थर से ताला तोड़ा था और फिर वो कोई चीज़ लेने के लिए बाहर चला गया था, तभी जियान ने दरवाज़ा खोल लिया था। फिर ये सब जानने के बाद शू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि असल में वो तो दुआन था जो कि उसका लाइफ सेवर था और उससे गलतफहमी हुई। फिर इसके बाद दुआन शू के साथ उसके ऑफिस में आ जाता है और बैठकर उसे काम करते हुए देखने लगता है और फिर उसकी तारीफ़ करने लगता है कि जब वो उस चीटर को थप्पड़ लगा रही थी तो बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी। और फिर जैसे ही वो यहाँ पर शू को किस करने जा रहा होता है, इतने में दुआन की फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है उसे काम के लिए आवाज़ देने के लिए। पर जैसे इन लोग ऐसे देखती है तो सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दी। फिर ये लोग जैसे ही वापस से अपना कंटिन्यू करने जा रहे होते हैं तो वो वापस आ जाती है और शू को बताती है कि तुम्हें रुकना ही पड़ेगा क्योंकि पेशेंट तुम्हारे लिए ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाएंगे। फिर शू बहुत ही शाय होने लगती है कि मेरी कलीग ने मुझे देख ली, अब सभी को हॉस्पिटल में इस बारे में पता लग जाएगा। और फिर वो दुआन से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करना है। तो फिर वो चला जाता है। फिर शू की फ्रेंड दुआन की तारीफ करने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो कितना ज़्यादा हैंडसम था, तुमने हमें उससे पहले नहीं मिलवाई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई डायरेक्टर भी आए होते हैं उस छोटे बच्चे का
उस छोटे बच्चे का चेकअप करने के लिए, क्योंकि वही उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर शू को उनसे इस बारे में पता लगता है कि जो बंदा उस बच्चे के लिए सीक्रेटली पैसे दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि दुआन है, और वही वो लेटर और गिफ्ट भी सेंड करता है। और शू को ये भी पता लग जाता है कि उसकी स्कॉलरशिप में पैसे लगाने वाला भी कोई और नहीं, वो भी दुआन था। शू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो घर आने के बाद रोते हुए दुआन को इस बारे में बताती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, तुम मेरे लिए सीक्रेटली इतना कुछ कर रहे थे और मुझे बता भी नहीं रहे थे। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं तभी से तुम्हें कितना लाइक करता था। फिर शू तो और रोने लग जाती है और दुआन को फ्लावर गिफ्ट करती है और कहती है कि मैं हमेशा से ये तुम्हें देना चाहती थी। फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं और इसी के साथ ही फिर ये लोग एक बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग करते हैं और दुआन की पूरी फैमिली और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वेडिंग के बाद दोनों साथ में बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और पुरानी स्कूल की फ़ोटोज़ को देखते हुए पुराना टाइम याद करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।